मेरा नाम मुमताज़ अफजल बेग है। मेरे वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग, उनकी तहरीरात को मैंने एकजा किया है, कंपाइल किया है और उसको एक किताबी सूरत दी है। इससे पहले मैंने उनकी जेल डायरी, प्रिजन डायरी को छाप किया है, खाकिया रिजमन। और इस वक्त जो किताब आपके सामने लाई जा रही है, इसका नाम मैंने रखा है कम्युनिकेशन लॉस। इसके 3 चैप्टर हैं। एक तो इब्तिदाया है, खैर वो किस तरह, हाउ द वे वाज पेव्ड फॉर दिस। तो दूसरा इसका दूसरा जो है इकोनॉमिक एंगल से बेग साहब ने कश्मीर इशू का जायज़ा लिया है, वो है इसमें पार्ट 2। और पार्ट 3 है मेनली जो एकॉर्ड 75 है, उसको वो जो था उसका दरअसल उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे काफ़ी बात हुई है पार्थसारथी और बेग साहब के दरमियान। वो पब्लिक डोमेन में वो आए ही नहीं वो पेपर। वो लास्ट पे जो हुआ है इंदिरा जी और शेख साहब के दरमियान, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्रीमेंट। वो उस पर साइन हुआ है, एक इक़्तिदार की मुंतकिली हुई है। और वो इंदिरा जी ने पार्लियामेंट में भी वो बयान दिया है, वो सारा कुछ। वो कॉन्फिडेंशियल पेपर जो थे वो मैंने ये इसमें शामिल करके है। पार्ट 3 उसी पे है। तो ये है टोटल। और प्रिजन डायरी जो है वो उसमें बेग साहब ने जो देखे, डायरी मेरे नज़रिए से 2 तरह से लिखी जाती है। एक तो यह है कि मुझे कल या परसों क्या करना है, दूसरा यह होता है आज क्या क्या हुआ। जेल में उन पे लागू हुआ था वो कंस्पिरेसी केस, साजिश केस के नाम से। वो उन्होंने खुद भी मुलजिम थे और खुद ही लड़ा भी। तो वो उसके मुतलिक उसमें मैक्सिमम है पार्ट 2 64 से ऑनवर्ड्स। पार्ट 1 ये है कि उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़ात। तो मैं समझता हूँ जो ये डायरी है ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती है। किसी ने कुछ लिखा है तो वो मेहनत करके एफर्ट से लिखता है। इसमें ये प्योर होती है एक तरह से। जेल में एक डायरी की सूरत में जो उसने लिखा तो उसको मैंने किताबी शक्ल में पेश किया है। बहुत सारे जो गोशे थे वो इससे बेनिकाब हुए। तो मकसद क्या है इस किताब को सामने? देखिए, ये कश्मीर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है खासकर, उसका कोई गोशा नस्ल नाव के से पोशीदा न रहे, ये ज़रूरी है, मीरास है हमारी। अब मैंने एक इसलिए किया कि मैं इसको समझता हूँ ये अमानत है मेरे पास कौम की, तो इसको भी मैं पब्लिक डोमेन में लाऊं। हाँ, देखिए, ये इसमें कोई नहीं है, ये जानबूझ के नहीं है। मैं अभी तक मैं किसी वजह से, इस वजह से कि मैं मुलाजमत में था तो मुझसे हो नहीं सका, बल्कि सुनी सुनाई बातों पे मुझ पे उताव भी हुआ काफ़ी, सिर्फ इस इम्प्रेशन पे कि ये इसके पास कुछ है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिटायरमेंट। उसके बाद ही मैंने शुरू किया। और ये भी मैंने वेट किया कि कोई दूसरा मैदान में आए, कोई दूसरा लिखे। जब 30-40 साल तक मैंने देखा कि किसी ने कुछ नहीं लिखा है, और फिर मैंने खुद को जिम्मेदार ठहराया। मैं कहा कि ये मेरे पास अमानत है, इसको चूहे खाएंगे तो इसे अवाम पिलाएंगे। ऐसी विवाद किस बात पे हो सकते हैं? मैं बताऊं एक जो इससे क्लियर होगा आपको, मैं यहाँ एक लाइन में बताऊंगा आपको। देखिए, जब 47 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इल्हाक की तस्दीक की, इल्हाक जो हुआ ब्लॉड बैटन और महाराजा हरी सिंह के दरमियान, उस इल्हाक की तस्दीक की या कराई, जो भी है तस्दीक की, तो उसमें एक वाजिया सूरत नहीं थी बेग साहब के नज़दीक, जो उसे वो बार बार कहा करते थे। उसमें ये वाजिया सूरत, उसमें कंफ्यूजन ये था कि वेदर इट इज ए सॉवरेन स्टेट और ए प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसमें कंफ्यूजन था। लोकेशन ऑफ सॉवरेंटी, जिसे बेग साहब ने लिखा है इस किताब में, लोकेशन ऑफ सॉवरेंटी वाज केप्ट इन एम्बिग्यूटी।
वही है कि उन्होंने 51 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, फिर उसमें ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, और मरकज़ में गए, वो फिर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी डिस्कस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उन्होंने शुरू में उनसे कहा कि लोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज केप्ट इन एम्बिग्यूटी। तो मेरे पास दो सूरतें थी, या तो ये आज़ाद है रियासत है, या ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, क्लियर नहीं है। तो मैंने एक पॉजिटिव व्यू लिया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से बनाया। तो उनको वो नागुजरा, उन्होंने थोड़ा डिले कराया और 9 अगस्त का वाक़ा हुआ और उनको अरेस्ट कर दिया।